चैप्टर 671। मैं वापस आकर खुद इन औषधियों की नीलामी करवाऊंगी। जड़ी बूटी और औषधियों का बाजार हमेशा से बहुत नाजुक रहा है। आम हर्बलिस्ट की बनाई औषधियां यूं ही आसमान छूती कीमत पर नहीं बिकती। सिर्फ शाही हर्बलिस्ट और हर्बलिस्ट संघ के कुछ बड़े प्रमुख ही ऐसी औषधियां बेच पाते थे, जिनकी एक बोतल की कीमत लाखों तक पहुंच जाती थी। इन मशहूर हर्बलिस्टों की अपनी एक पहचान और इज्जत होती थी। खरीदार उनकी काबिलियत पर शक नहीं करते थे। उनकी प्रतिष्ठा ही उनकी औषधियों की सबसे बड़ी गारंटी होती थी। लेकिन अभी जो 10 बोतलें सामने रखी थीं, उनकी शुरुआती कीमत ही इतनी ऊंचाई पर थी, जहां तक शाही हर्बलिस्ट और संघ के प्रमुख भी कभी नहीं पहुंचे थे। ऊपर से इनके बीच का फर्क इतना बड़ा था। और सबसे बड़ी बात, इनका मालिक कौन है, ये कोई नहीं जानता था। दुर्गेश लाला का गला सूख गया। वह भीड़ के सामने ये शुरुआती कीमत बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। बोली लगाना तो दूर की बात, सिर्फ कीमत सुनकर ही बाकी बौने उसे पागल समझ लेते। ये तो मुसीबत हो गई। उसके माथे पर पसीना चमक उठा। दुर्गेश लाला ने अपने जीवन में इतनी उलझी हुई स्थिति कभी नहीं देखी थी। शुरू में उसने ये औषधियां सिर्फ 2 वजहों से ली थीं। एक तो अंबर महल के नियम, और दूसरा ये कि सामने वाला मेहमान सिया माधव जी को जानता था। वह बस सिया माधव जी की इज्जत रखते हुए यह काम करना चाहता था। लेकिन अब सिया माधव जी के रिएक्शन को देखकर साफ था कि वह भी इन औषधियों के असली स्रोत के बारे में कुछ नहीं जानती थीं। दुर्गेश लाला के मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था। अगर वह रहस्यमयी मेहमान सिया माधव जी को जानता है, तो सीधे उन्हें बेच क्यों नहीं देता? लेकिन वह जितना सोचता, उतना ही उलझ जाता। एक तरफ वह इन औषधियों की कीमत देखकर दंग था, और दूसरी तरफ उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अजीब चीज की नीलामी आखिर करेगा कैसे। हर बौना सिया माधव जी जितना जानकार नहीं था। सिया माधव जी तो इन औषधियों की असली कीमत पहचान सकती थीं, लेकिन बाकी लोग, वे तो मुश्किल से गर्वेश से थोड़ा ज्यादा जानते थे। ऐसे में उन्हें ये समझाना कि एक बोतल की कीमत 8 मिलियन सोने के सिक्के हैं, ये तो जैसे दुर्गेश लाला को मौत के मुंह में धकेलने जैसा था। ठीक है, मैं वापस आकर खुद इन औषधियों की नीलामी करवाऊंगी, सिया माधव जी ने उठते हुए दृढ़ आवाज में कहा। यही तो बौनों का स्वभाव था। अगर उन्हें कोई चीज पसंद आ जाए, तो वे उसे चालाकी से हासिल नहीं करते, बल्कि उसकी असली कीमत साबित करके ही उसे लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सिया माधव जी। दुर्गेश लाला की आंखों में जैसे जान वापस आ गई। वह तो खुशी में लगभग उनके पैरों पर गिरने ही वाला था। सिया माधव जी हल्का सा मुस्कुराईं। कोई बात नहीं। दुर्गेश लाला ने राहत की लंबी सांस ली, बार बार धन्यवाद कहा और जल्दी जल्दी वहां से निकल गया। जैसे ही वह बाहर गया, गर्वेश फट पड़ा। सिया माधव, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया है क्या? 8 मिलियन एक बोतल? ये औषधि है या खजाना? उसने झुंझलाकर हाथ पटक दिया। पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि यूं ही फूंक दो। और खुद खरीदना अलग बात है। तुम तो अपने टीचर को भी इसमें घसीट रही हो। गर्वेश की हालत उस इंसान जैसी थी जो सालों से गरीबी शब्द के साथ जी रहा हो। उसके लिए ये सब समझना नामुमकिन था। सिया माधव जी की आंखें हल्की सी सख्त हो गईं। गर्वेश, तुम्हें औषधियों के बारे में बहुत कम पता है। तुम समझ ही नहीं सकते कि ये हमारे लिए कितनी कीमती हैं। उनकी आवाज में जरा भी झिझक नहीं थी। तुम जो करना है करो, मुझे क्या? गर्वेश ने गुस्से में मुंह फेर लिया और धड़ाम से बैठ गया।
सिया माधव जी ने और कुछ नहीं कहा। वह तेजी से मुड़ी और अपने गुरु के पास जाने के लिए बाहर निकल गईं। पूरे समय उन 10 बोतलों की असली मालकिन एक कोने में शांति से बैठी रही। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में गहरी दिलचस्पी। वह जैसे पूरे खेल का मजा ले रही थी। और शायद उसकी अगली चाल इस पूरे नीलामी घर में ऐसा तूफान लाने वाली थी जिसका अंदाजा अभी किसी को भी नहीं था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 672। ये निया मवाली आखिर है कौन? हर्बलिस्ट सबके सब पागल होते हैं, एक भी ढंग का नहीं होता। गर्वेश गुस्से में आकर धड़ाम से बैठ गया। उसका चेहरा चिढ़ से तना हुआ था। किसी भी हालत में उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये पोषण आखिर इतने कीमती क्यों हैं और सिया माधव जी को इनसे इतनी लगन क्यों है। वो खुद खरीदना चाहती हैं, ऊपर से अपने गुरु जी को भी घसीट लाई हैं। ये तो फिजूल खर्ची भी नहीं रही, ये तो सीधा सीधा पागलपन है। निया मवाली। पूरव का तो जैसे दिमाग ही सुन्न हो गया था। उसकी आत्मा जैसे शरीर छोड़कर आसमान में उड़ गई हो और उसके दिमाग में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, 8 मिलियन। 8 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। इतने पैसों में तो वो जिंदगी भर आराम से खा पी सकता था, लेकिन इतने पैसे में सिर्फ एक बोतल पोषण खरीदी जा सकती है। सिर्फ एक छोटी सी बोतल जो हथेली में आ जाए और उसमें भी बस 2 घूंट ही हों। पूरव के लिए ये सोच पाना भी मुश्किल था। क्या सच में बौने इतनी महंगी चीज खरीद कर पिएंगे? एक घूंट की कीमत 4 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। ये तो हद से ज्यादा ऐशो आराम है। लेकिन पूरव को जो बात सबसे ज्यादा चुभ रही थी वो ये थी कि शायद ये सारे पोषण उसी के बगल में बैठे उसके साथी ने निकाले हैं। जब दुर्गेश लाला और सिया माधव जी बात कर रहे थे तभी से पूरव के दिल में उथल पुथल मची हुई थी। आखिरकार उसे यकीन हो गया कि ये आसमान छूती कीमत वाले पोषण निया ने ही दिए हैं। वरना जब सिया माधव जी बैकस्टेज नहीं गई थी तब दुर्गेश लाला उन्हें ढूंढने क्यों नहीं गया। लेकिन जैसे ही निया वापस आई थोड़ी ही देर में वो सिया माधव जी के पास पहुंच गया। और एक और बात, जब सिया माधव जी ने उस क्लाइंट के बारे में पूछा जिसने पोषण दिए थे तो दुर्गेश लाला ने साफ साफ निया की तरफ देखा था। बस वही नजर पूरव के शक को और गहरा कर गई। दुर्गेश लाला को हमेशा से लगता था कि ये नया सदस्य बड़ा रहस्यमयी है। दिन भर खुद को कसकर ढक कर रखती है, संग में भी कम ही दिखाई देती है। जहां बाकी निर्माता लोग इंसानी मशीनों पर काम कर रहे थे वहीं ये अकेली बैठकर पवित्र संदूकों के ढेर में घुसी रहती थी और सबसे अनदेखे विषयों पर रिसर्च करती थी। पूरव को ये बात कभी समझ नहीं आई। बौने तो पवित्र संदूक का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, लेकिन पुरानी किताबों में लिखा था कि इंसानों की दुनिया में इन्हें पवित्र औजार माना जाता है और बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन निया तो एक बौनी है, फिर वो ये सब क्यों कर रही है? पहले तो निया की ये अजीब बातें सब नजरअंदाज कर देते थे क्योंकि वो संग के लिए ढेर सारा धातु लेकर आई थी। धीरे धीरे सबने उसे अपनाना भी शुरू कर दिया था। बाहर से ठंडी लेकिन अंदर से अच्छी साथी। लेकिन आज पूरव ने पीछे मुड़कर सब कुछ फिर से सोचा और उसे एहसास हुआ निया शुरू से ही रहस्यमयी थी। इतना वक्त संग में बिताने के बाद भी कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। यहां तक कि उसका असली चेहरा भी किसी ने नहीं देखा था। एक अजीब बातों वाली निर्माता, बेहद अमीर और अपनी पहचान छुपाने वाली, ये सब मिलकर पूरव की जिज्ञासा को और भड़का रहे थे। और आज उसकी ये जिज्ञासा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी।
निया ने हल्के से जवाब दिया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन आंखों में हल्की चमक थी। वो पोषण, वो तुम ही थी ना? पूरव ने धीरे से पूछा, लेकिन उसकी आवाज में साफ डर और कंपन सुनाई दे रहा था। निया ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाई, तुमने कुछ नहीं देखा, तुम कुछ नहीं जानते। इतना कहकर उसने आंख मारी। पूरव की सांस जैसे वहीं अटक गई। ये तो साफ साफ इशारा था, एक चुप्पी वाली सहमति। पूरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये निया मवाली आखिर है कौन? और शायद अगला पल उसकी इस जिज्ञासा को और भी खतरनाक सच के करीब ले जाने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 673 महामहिम हर्बलिस्ट फनीनाथ। पूरव ऐसे खड़ा था जैसे किसी ने उसे डंडे से जोर से मार दिया हो। उसकी आंखें खाली, दिमाग सुन्न। अंबर महल नीलामी घर की चीजें एक एक करके नीलाम हो रही थी। ज्यादातर खजाने पहले ही नए मालिक पा चुके थे। कुछ ऐसी चीजें भी थीं जो बहुत ज्यादा महंगी थीं, इसलिए उन्हें अगले दिन के लिए रोक दिया गया था, जैसे अथाह मंथन। बचे हुए 2 दिनों में उन्हें बार बार नीलाम किया जाएगा और तभी बेचा जाएगा जब आखिरी कीमत न्यूनतम कीमत के बराबर या उससे ज्यादा हो जाए। जैसे जैसे एक एक करके सामान बिकता गया, गर्वेश के चेहरे का भाव भी बदलता गया। पहले झटका, फिर हैरानी, और आखिर में पूरी शांति। हमेशा की तरह इस बार भी गर्वेश ने किसी चीज पर बोली नहीं लगाई, लेकिन सिर्फ इतना सब देख लेना ही उसके लिए काफी था। अब बस कुछ ही सामान बचे हैं। आज की नीलामी खत्म होने वाली है। चलो अब वापस चलते हैं। गर्वेश ने शरीर को खींचते हुए जम्हाई ली और उठकर जाने लगा। पूरव थोड़ा घबराया, उसने जल्दी से कहा, प्रमुख, क्या आप सिया माधव जी के आने का इंतजार नहीं करेंगे? वो लोग अभी चले जाएंगे। लेकिन निया मवाली के पोषण तो अभी नीलाम ही नहीं हुए थे। जैसे ही पूरव को पता चला कि वो पोषण निया मवाली के हैं, उसी पल से उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वो इस राज को छुपाए रखेगा। गर्वेश की तरह वो भी नहीं चाहता था कि सिया माधव जी को निया मवाली की असली पहचान पता चले, चाहे वो पोषण निया ने बनाए हों या नहीं। अगर सिया माधव जी को पता चल गया तो वो निया को अपने साथ ले जा सकती थी। और सच कहें तो पूरव को ये रहस्यमय और थोड़ी अजीब सा थी अब पसंद आने लगी थी। मैं उसका इंतजार क्यों करूं? गर्वेश का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे बिल्कुल भी मन नहीं था उस पागल औरत को देखना जो एक छोटे से पोषण को पागलों जैसी कीमत तक चढ़ा दे। फिर पूरव चुप हो गया। वो कहना चाहता था कि उन्हें सिया माधव जी का नहीं, बल्कि निया मवाली के पोषण की नीलामी का इंतजार करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो बोलने वाला था, निया ने उसे हल्की नजर से देखा। एक शांत लेकिन साफ इशारा, चुप रहो। पूरव हल्का सा सिहर गया और जो शब्द उसके होंठों तक आए थे वो उसने वापस निगल लिए। गर्वेश ने देखा कि पूरव अब कुछ नहीं कह रहा तो वो उठकर बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वो नीलामी घर के बाहर पहुंचने वाला था, सामने से सिया माधव जी आ गईं और उनके साथ एक सफेद दाढ़ी वाला बौना अंदर आया। गर्वेश, बहुत समय हो गया, अब कैसे हो तुम? उस सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े के चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। गर्वेश जैसे ही उसे देखता है, उसके चेहरे पर अचानक हैरानी और खुशी छा जाती है। महामहिम हर्बलिस्ट फनीनाथ जी, तूफानी द्वीप के नंबर 1 हर्बलिस्ट फनीनाथ जी। उनका दर्जा मंथन ग्रह के करण जी के बराबर था, 10 में से 9 बार। बौनों के हर्बलिस्ट जो फॉर्मूले इस्तेमाल करते थे वो फनीनाथ जी द्वारा ही बनाए गए होते थे। हालांकि इंसानी हर्बलिस्ट से उनकी तुलना नहीं की जा सकती थी, लेकिन बौनों के बीच फनीनाथ जी एक असली जीनियस थे।
वो सिर्फ सिया माधव जी के गुरु ही नहीं थे, बल्कि गर्वेश के जीवनदाता भी थे। अगर उस समय फणीनाथ जी ने उसे नहीं बचाया होता तो गर्वेश कब का बीमारी से मर चुका होता। इसलिए चाहे गर्वेश को हर्बलिस्ट कितने भी अजीब क्यों न लगे, अपने इस उपकारी गुरु के लिए उसके दिल में सिर्फ सम्मान और कृतज्ञता थी। आपकी कृपा है फणीनाथ जी, अब मैं पहले से काफी बेहतर हूं, गर्वेश ने झुककर आदर से कहा। फणीनाथ जी हल्के से मुस्कुराए और सिर हिलाया। पीछे खड़ी निया मवाली चुपचाप इस नंबर 1 हर्बलिस्ट को देख रही थी। उनकी सादगी और दयालुता ने उसे अनजाने में करण जी की याद दिला दी। लेकिन निया की आंखों में अचानक एक हल्की चमक आई, जैसे उसे किसी बड़े मौके की आहट मिल गई हो। क्या ये मुलाकात सिर्फ एक संयोग थी या आने वाले तूफान की शुरुआत? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 674। आप मेरे गुरु जैसे लगते हैं। इसी तरह दोनों जातियों के टॉप हर्बलिस्ट का स्वभाव भी काफी मिलनसार था। यही वजह थी कि निया को तूफानी द्वीप के नंबर 1 हर्बलिस्ट फणीनाथ जी के साथ एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। अगर यहां करण जी होते तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही होते। जड़ी बूटी हर्बलिज्म की बात आते ही निया के दिल में सबसे ज्यादा कृतज्ञता करण जी के लिए ही उमड़ती थी। अगर करण जी ने उसे रास्ता न दिखाया होता तो पता नहीं इस जड़ी बूटी की राह में उसे कितने चक्कर काटने पड़ते, और इतने कम समय में महामहिम हर्बलिस्ट के स्तर तक पहुंचना तो नामुमकिन ही था। करण जी ने सिर्फ उसकी मदद ही नहीं की थी, बल्कि शौर्य एकेडमी जैसा शानदार माहौल छोड़कर उसके साथ वीरान भूमि के निर्माण में भी हाथ बंटाया था। वो यदुराज के साथ उस उथल पुथल भरी वीरान जगह पर आए और जिया यदुवंशी व बाकी लोगों को जड़ी बूटी की शिक्षा देकर वहां के पहले हर्बलिस्ट्स की नींव रखी थी। निया के लिए अब शब्द कम पड़ रहे थे, करण जी के लिए उसकी कृतज्ञता बयान करने के लिए। अब जब उसके सामने फणीनाथ जी खड़े थे, जिनमें उसे करण जी की झलक दिख रही थी, तो उसकी आंखों में अपने आप एक हल्की पुरानी यादों से भरी मुस्कान आ गई। उसके चेहरे का ये छोटा सा बदलाव सीधा फणीनाथ जी की नजर में आ गया। फणीनाथ जी ने हल्की मुस्कान के साथ निया की तरफ देखा और धीरे से बोले, ये। गर्वेश तुरंत आगे बढ़ा और बोला, ये निया मवाली है, हमारे संघ की नई मेंबर। फणीनाथ जी ने ध्यान से निया को देखा, फिर थोड़े हैरान होकर बोले, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? उन्हें लग रहा था जैसे निया उन्हें किसी पुराने दोस्त की तरह देख रही हो, लेकिन साथ ही उसकी आंखें उनके लिए बिल्कुल अनजान भी थीं। निया एक पल के लिए ठिठक गई। तभी उसे एहसास हुआ कि वो कब से फणीनाथ जी की छवि को करण जी के साथ मिला बैठी थी। वो अनजाने में उन्हें उसी नजर से देख रही थी जैसे करण जी को देखती थी। निया ने हल्का सा सिर झुकाया, आवाज में आदर साफ झलक रहा था। माफ कीजिए, बस इतना है कि फणीनाथ जी, आप मेरे गुरु जैसे लगते हैं, इसलिए। फणीनाथ जी हल्के से हंसे, उनकी आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। अच्छा, तो फिर तो मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहूंगा। हर्बलिस्ट और निर्माता का रिश्ता तो गहरा होता है, समानता यूं ही नहीं होती। उन्होंने निया की बात का मतलब थोड़ा अलग ही समझ लिया था। उन्हें लगा उसका गुरु कोई निर्माता है। निया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अगर आगे मौका मिला तो जरूर। उसके मन में साफ था, अगर बौने इस गठबंधन में शामिल हो गए तो करण जी और फणीनाथ जी की मुलाकात होना तय है। निया ने कभी ये नहीं सोचा कि बौने इंसानों या लुवाश से जड़ी बूटी में कमजोर हैं। असल में उनकी धीमी प्रगति सिर्फ संसाधनों की कमी की वजह से थी। अगर उन्हें भी वही मौके और साधन मिलते तो शायद वो किसी से कम नहीं होते। फणीनाथ जी बिना किसी घमंड के बिल्कुल एक दयालु बुजुर्ग की तरह मुस्कुरा रहे थे। फिर उन्होंने सिया माधव की तरफ मुड़कर पूछा, सिया, वो औषधि कहाँ है जिसके बारे में तुम कह रही थीं? असल में सिया माधव उन्हें जबरदस्ती यहां खींच लाई थी जब वो खुद औषधि बना रहे थे। रास्ते भर वो उन्हें समझाती रही कि इस बार की औषधि पहले वाली से भी ज्यादा परफेक्ट है और कितनी दुर्लभ है। साथ ही उसने अपनी योजना भी बता दी थी।
वो नहीं चाहती थी कि ये औषधि किसी और बौने के हाथ लगे। लेकिन उसकी खुद की दौलत इतनी नहीं थी, इसलिए उसकी सारी उम्मीदें अब अपने गुरु फनीनाथ जी पर टिकी थीं। 8 करोड़ सोने के सिक्के, ये सिया माधव के लिए तो एक नामुमकिन रकम थी, लेकिन तूफानी द्वीप के नंबर 1 हर्बलिस्ट ओमकार जी के लिए ये बस एक बड़ी कीमत थी, असंभव नहीं। उसी पल नीलामी हॉल के माहौल में एक अजीब सा दबाव बनने लगा, और ऐसा लग रहा था कि अगली ही घड़ी में कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी नीलामी का रुख ही बदल देगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 675। चलो देखते हैं ये लड़की औषधि की नीलामी कैसे करती है। फनीनाथ जी बाकी टॉप हर्बलिस्ट की तरह जड़ी बूटी की दुनिया में पूरी तरह डूबे रहने वाले इंसान थे। उन्हें पैसों से जरा भी मतलब नहीं था। वो एकदम एकांत में रहते थे और लगभग कभी भी मार्केट या लेन देन वाली जगहों पर कदम नहीं रखते थे। उनकी पूरी दुनिया बस जड़ी बूटी, औषधियाँ और उनका अध्ययन ही था। हर दिन बौना राजा खुद उनके लिए ढेर सारी औषधीय सामग्री भिजवाता था, ताकि फनीनाथ जी बिना किसी चिंता के अपनी रिसर्च कर सकें। उन्हें एक भी सिक्का खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सब कुछ पहले से ही उनके लिए तैयार रहता था। इतना ही नहीं, हर महीने राजा की तरफ से उन्हें एक बहुत बड़ी रकम भी मिलती थी। लेकिन मजे की बात ये थी कि फनीनाथ जी ने आज तक उस पैसे को हाथ तक नहीं लगाया था। उन्होंने कभी इस सुविधा की मांग भी नहीं की थी। जो बौना पैसे लेकर आता था, वो चुपचाप उनका बॉक्स स्टोर रूम में रख देता, और फनीनाथ जी उसे देखने तक नहीं जाते थे। अगर कभी वो कोई नई औषधि बना देते, तो उन्हें बहुत बड़ा इनाम भी मिलता था। वैसे तो कोई भी हर्बलिस्ट नई औषधि बनाता, तो उसे राजा से इनाम मिलता, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही थी? फनीनाथ जी की, तूफानी द्वीप के नंबर 1 हर्बलिस्ट। आज के समय में बौनों की दुनिया में मौजूद लगभग 90% फॉर्मूले फनीनाथ जी के ही बनाए हुए थे। उनकी खोज करने की रफ्तार इतनी तेज थी कि बाकी हर्बलिस्ट उनके आसपास भी नहीं पहुंच सकते थे। फनीनाथ जी को खुद नहीं पता था कि उनके पास कितना पैसा है, क्योंकि उन्हें कभी पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ी। साल में बस 1-2 बार वो बाहर निकलते थे, या तो औषधि एक्सचेंज मीटिंग में जाने के लिए, या फिर महल में जाकर अपनी नई रिसर्च की रिपोर्ट देने के लिए। इसके अलावा उनका पूरा समय उनकी प्रयोगशाला में ही गुजरता था। वो आम तौर पर अपने घर से बाहर कदम तक नहीं रखते थे। उनके लिए पैसा बस बेकार की चीज था, क्योंकि जब जरूरत ही नहीं तो उसका क्या मतलब। इसलिए जब सिया माधव उनसे मिलने आई, तो फनीनाथ जी को खुद नहीं पता था कि उनके पास कितनी संपत्ति है। जब निकलने से पहले उन्होंने अपने हिसाब किताब संभालने वाले बौने से पूछा, तब जाकर पता चला कि उनकी बचत तो एक खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। फंड्स कंफर्म करने के बाद सिया माधव उन्हें खींचकर यहाँ ले आई, लेकिन फनीनाथ जी को उन महंगे दामों वाली औषधियों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए औषधि की कीमत उसके ज्ञान में थी, उसके दाम में नहीं। चाहे औषधि कितनी भी महंगी क्यों न हो, अगर उन्हें चाहिए तो वो बिना पलक झपकाए खरीद सकते थे। एक तरह से देखा जाए तो फनीनाथ जी हर्बलिस्ट की दुनिया के सबसे बड़े धनवान इंसान थे। वो बैकस्टेज में हैं। दुर्गेश लाला बाद में उसकी नीलामी करेंगे। गुरुजी, क्या आप मेरे साथ चलकर एक बार देखना चाहेंगे? सिया माधव की आंखें औषधि का नाम लेते ही चमक उठीं। फनीनाथ जी हल्के से हंसे और सिर हिलाया। तुम्हारा जड़ी बूटी का स्तर अब इतना हो चुका है कि तुम खुद सही गलत का फैसला कर सको। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं औषधि के लिए बोली लगाऊंगा, तुम चिंता मत करो। उनकी आवाज में जरा भी जल्दी नहीं थी। उन्हें अपने स्टूडेंट की समझ पर पूरा भरोसा था। उन्हें ये भी डर नहीं था कि उनके 8 करोड़ सोने के सिक्के बेकार चले जाएंगे। बगल में खड़े गर्वेश ये सुनकर अंदर ही अंदर हिल गए, जैसे दिल पर चोट लग गई हो। ठीक है गुरुजी, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं बैकस्टेज जाकर देखती हूँ। सिया माधव मुस्कुराई।
अब जब गुरुजी ने वादा कर दिया था तो उसके दिल पर कोई बोझ नहीं था। वो खुशी खुशी भागती हुई बैकस्टेज की तरफ चली गई। उसे जाते हुए देखकर फनीनाथ जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। गर्वेश, उन्होंने अचानक आवाज लगाई। जजी। गर्वेश हल्का सा काम गया। चलो देखते हैं ये लड़की औषधि की नीलामी कैसे करती है, फनीनाथ जी ने बड़े शांत अंदाज में कहा। गर्वेश के तो जैसे आंसू निकलने वाले थे। वो इस पागलपन भरे नज़ारे को देखने बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। उसे तो बस यहाँ से भाग जाना था। लेकिन किस्मत शायद आज कुछ और ही लिख चुकी थी, क्योंकि इस नीलामी में सिर्फ सोने के सिक्के ही नहीं बल्कि कई लोगों की किस्मत भी दांव पर लगने वाली थी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 676 तूफानी द्वीप के इतिहास का सबसे अनमोल खजाना। गर्वेश जाना चाहता था, सच में चाहता था, लेकिन अपने उद्धारकर्ता के सामने वह मुंह ही नहीं खोल पाया। दिल में दर्द लिए भारी कदमों से वह फनीनाथ जी के पीछे पीछे वापस अपनी सीट तक चला आया। उसका दिल जैसे खून रो रहा था। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि सिया माधव हजारों लोगों की निगाहों के बीच नीलामी मंच पर आ गई। एक रॉयल हर्बलिस्ट होने के कारण सिया माधव की पहचान नीचे बैठे बौनों में पहले से ही थी। जैसे ही वह मंच पर पहुंची, भीड़ में हलचल मच गई। अरे, ये तो मास्टर सिया माधव जी हैं। ये यहां क्या कर रही हैं? क्या आज इनके पास दूसरी खेप भी है नीलामी के लिए? सच में? ऐसा कौन सा कीमती पोषण होगा जिसे खुद मास्टर सिया माधव जी नीलाम करेंगी? फुसफुसाहट, अटकलें, उत्सुकता, सब कुछ एक साथ फैल गया। सभी बौनों की नजरें अब बस सिया माधव पर टिक चुकी थीं। सिया माधव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। नीलामी घर के शोर शराबे से वह बिल्कुल भी घबराई नहीं। तभी दुर्गेश लाला, जो अंबर महल के प्रमुख थे, सही समय पर आगे आए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, सभी ध्यान दें, अगली नीलामी खुद मास्टर सिया माधव जी संचालित करेंगी, और वे आज एक ऐसी कीमती औषधियों की खेप पेश करेंगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। इतना कहते हुए उनकी नजर एक कोने में बैठे फनीनाथ जी पर पड़ी, और बस उनका आत्मविश्वास दोगुना हो गया। एक तरफ रॉयल हर्बलिस्ट सिया माधव और दूसरी तरफ तूफानी द्वीप के नंबर 1 हर्बलिस्ट फनीनाथ जी की मौजूदगी। आज की नीलामी कुछ खास होने वाली थी, यह साफ दिख रहा था। भीड़ पूरी तरह चुप हो गई। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ऐसा कौन सा पोषण है जिसके लिए मास्टर सिया माधव जी खुद मंच पर आई हैं? ये बात सबको पता थी। पहले भी सिया माधव जी के पोषण कई बार अंबर महल में नीलाम हुए थे, लेकिन कभी भी उन्होंने खुद मंच पर आकर नीलामी नहीं करवाई। ये पहली बार था, और यही बात सबकी जिज्ञासा को चरम पर ले गई। दुर्गेश लाला ने सम्मान से कहा, मास्टर सिया माधव जी, आप शुरू कर सकती हैं। सिया माधव ने हल्का सा सिर हिलाया, एक कदम आगे बढ़ी और सबकी तरफ देखते हुए बोली, देवियों और सज्जनों, आज मैं पहली बार खुद नीलामी की मेजबानी कर रही हूं, और इसका कारण सिर्फ इतना है कि आज जो पोषण नीलाम होने वाले हैं वे हमारे पूरे तूफानी द्वीप के इतिहास का सबसे अनमोल खजाना है। उनकी आवाज में पूरा विश्वास था। मैं अपनी इज्जत की कसम खाकर कहती हूं, तूफानी द्वीप में मौजूद किसी भी पोषण की तुलना इनसे नहीं की जा सकती। ये हमारी जड़ी बूटी कला की एक बहुत बड़ी खोज है। पूरा हॉल एकदम शांत। फिर एक बौने ने हिम्मत करके पूछा, मास्टर सिया माधव जी, क्या ये आपका नया पोषण है?
सभी की नजरें फिर से उन्हीं पर टिक गईं। सिया माधव हल्के से हंसी और सिर हिला दिया। मेरी वर्तमान क्षमता इतनी नहीं है कि मैं ऐसा पोषण बना सकूं। भीड़ में फिर हलचल हुई। तो क्या ये आपके गुरु मास्टर फनीनाथ जी का काम है? आखिर सिया माधव जैसी महारती हर्बलिस्ट को इस तरह विनम्र होते देख सबके दिमाग में बस एक ही नाम आया, फनीनाथ जी। पूरा तूफानी द्वीप छान लो, उनके अलावा कोई नहीं जो सिया माधव को इस हद तक पीछे छोड़ सके। लेकिन सिया माधव ने फिर से सिर हिला दिया। उनकी आंखों में सम्मान था, लेकिन सच उससे भी बड़ा। मेरे गुरु फनीनाथ जी वो बौने हैं जिनका मैं सबसे ज्यादा सम्मान करती हूं, और वे सबसे बेहतरीन हर्बलिस्ट हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। वह एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे लेकिन साफ शब्दों में बोली, लेकिन आज जो पोषण नीलाम होने वाले हैं उनका स्तर हमारे तूफानी द्वीप के किसी भी ज्ञात हर्बलिस्ट से बहुत आगे है। यहां तक कि मेरे गुरु भी उन्हें नहीं बना सकते। ये सुनते ही पूरा नीलामी घर जैसे जमसा गया। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर फनीनाथ जी भी नहीं तो आखिर वो कौन है जिसने ऐसे पोषण बनाए हैं? और तभी माहौल में एक अदृश्य तनाव फैल गया, जैसे असली तूफान अब शुरू होने वाला हो। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 677 एक ऐसी बोली जिसने सबके होश उड़ा दिए। सिया माधव जी की बात सुनते ही पूरे अंबर महल में हड़कंप मच गया। ऐसी औषधि जिसे तूफानी द्वीप के नंबर 1 हर्बलिस्ट भी नहीं बना सकते, ये तो सच में आसमान छूने वाली बात थी। एक पल में ही सारे बौनों की जिज्ञासा सीधी उत्साह में बदल गई। हर कोई बेचैन था ये देखने के लिए कि आखिर वो रहस्यमयी औषधि दिखती कैसी है जिसे सिया माधव जी ने इतना ऊंचा दर्जा दिया है। कुछ ही देर में दुर्गेश लाला खुद मंच पर आए। उनके हाथों में 10 बोतलें थी। जैसे ही नीलामी टेबल की रोशनी उन बोतलों पर पड़ी, पूरा हॉल चमक उठा। वो 10 बोतलें हल्की पारदर्शी थी। उनसे निकलती चमक ऐसी थी जैसे कोई बेशकीमती रत्न हो। सच कहे तो वो औषधियां कम और किसी कलाकार की बनाई हुई कलाकृति ज्यादा लग रही थी। नीचे बैठे सारे बौने बस उन्हें देखते ही रह गए। उनकी आंखों में साफ लिखा था, ये चीज अलग है, बहुत अलग। सिया माधव जी ने हल्की मुस्कान के साथ माइक संभाला और बोली, 10 बोतलें, हर एक की शुरुआती कीमत 1 मिलियन सोने के सिक्के, और नीलामी एक एक बोतल की होगी। जैसे ही ये शब्द गूंजे, पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। 1 बोतल 1 मिलियन, सिर्फ शुरुआती कीमत ही 10 मिलियन तक पहुंच गई थी। और सब जानते थे, शुरुआती कीमत और असली न्यूनतम कीमत में जमीन आसमान का फर्क होता है। कोई सोच भी नहीं पा रहा था कि असली कीमत कहां जाकर रुकेगी। इतनी भारी कीमत का दबाव ऐसा था कि कुछ पल पहले शोर से गूंजता हॉल अब बिल्कुल शांत हो गया। इतना सन्नाटा कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज साफ सुनाई देती। इतनी महंगी औषधि ये आम अमीर बौनों के बस की बात नहीं थी। गर्वेश ने धीरे से बुदबुदाया, कोई इतना पागल थोड़ी होगा जो इतनी कीमत देगा। लेकिन तभी फनीनाथ जी ने आराम से अपना हाथ उठाया। 8 मिलियन, एकदम सीधे, बिना हिचकिचाहट के उन्होंने एक बोतल की न्यूनतम कीमत ही 8 मिलियन लगा दी। गर्वेश की आंखें फटी की फटी रह गई। फनीनाथ जी, आप सच में बोल रहे हैं? फनीनाथ जी हल्का सा हंसे। सिया की नजर कभी गलत नहीं होती, सिर्फ रंग देखकर ही समझ आ रहा है ये औषधियां टॉप स्तर की है। असल में शुरू में उन्हें भी शक था कि उनकी शिष्या इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती है, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आंखों से ये औषधियां देखी, उन्हें यकीन हो गया इनकी शुद्धता तूफानी द्वीप के किसी भी हर्बलिस्ट की पहुंच से बहुत आगे थी। अब तो हाल ये था कि बिना किसी के कहे भी
फनीनाथ जी खुद सारी औषधियां खरीदने को तैयार थे। उनकी बोली लगाते ही पूरा हॉल फिर से गूंज उठा। बौने दंग रह गए थे। 1 मिलियन ही उनके लिए भारी था और यहां सीधे 8 मिलियन। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि बोली लगाने वाला कौन है, उनके तो होश ही उड़ गए। तूफानी द्वीप का नंबर 1 हर्बलिस्ट फनीनाथ जी, जो इंसान कभी अंबर महल तक नहीं आया, वो आज खुद यहां आया और आते ही कीमत को 8 गुना बढ़ा दिया। इसका मतलब साफ था, इन औषधियों को नंबर 1 हर्बलिस्ट ने खुद मान्यता दे दी है। यानी इनकी कीमत सच में 8 मिलियन के आसपास या उससे भी ज्यादा है। बस फिर क्या था, जो हॉल कुछ देर पहले शांत था, अब पूरी तरह फट पड़ा। हर तरफ शोर, हैरानी और लालच की चमकती आंखें। लेकिन क्या ये कीमत यही रुकेगी या कोई और ऐसा कदम उठाएगा जो पूरे अंबर महल को हिलाकर रख दे? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 678। जिंदगी में इससे महंगी औषधि शायद कभी देखने को नहीं मिलेगी। कई सुपरमीर बौने जो अब तक बस तमाशा देख रहे थे, फनीनाथ जी की बोली सुनते ही अपनी सीट पर टिक ही नहीं पाए। अरे भला, कोई औषधि बेकार कैसे हो सकती है जब महामहिम हर्बलिस्ट फनीनाथ जी जैसे एकांत में रहने वाले सबसे बड़े हर्बलिस्ट खुद उसे खरीदने के लिए यहां तक आ गए हों। बस फिर क्या था, कई अमीर बौने तुरंत नीलामी में कूद पड़े। पलक झपकते ही एक के बाद एक बौने आसमान हिला देने वाली बोली लगाने लगे। पहली बोतल की कीमत सीधा 8 मिलियन से बढ़कर 9.35 मिलियन तक पहुंच गई। और हैरानी की बात ये कि बोली की रफ्तार जरा भी धीमी नहीं हुई, कीमत लगातार ऊपर ही चढ़ती जा रही थी। गर्वेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बोतल के लिए लगभग 10 मिलियन गोल्ड कॉइन, उसने अंदर ही अंदर हकलाते हुए सोचा। क्या ये सारे बौने पागल हो गए हैं? 10 मिलियन गोल्ड कॉइन, इतना पैसा तो पूरे पुको निर्माता संघ के सभी निर्माताओं के लिए आधे साल तक काफी होता। और यहां बस एक बोतल औषधि खरीदने के लिए। गर्वेश का तो पूरा नजरिया ही हिल गया। दूसरी तरफ पूरव अपनी सीट पर ऐसे जमे बैठा था जैसे पत्थर बन गया हो। उसकी समझ से ये सब बहुत बाहर जा चुका था। लेकिन इन औषधियों की असली मालिक निया पूरी शांति से इस बढ़ती हुई नीलामी को देख रही थी। उसके चेहरे पर न कोई हैरानी, न कोई लालच, बस एक हल्की सी मुस्कान। 10 मिलियन क्या चीज है? निया ने तो इससे भी कई गुना ज्यादा कीमत वाली चीजें देखी थीं। अंबर महल में तो अक्सर ऐसी चीजें नीलाम होती थी जिनकी कीमत सैकड़ों मिलियन गोल्ड कॉइन तक पहुंच जाती थी। मंथन ग्रह की नंबर 1 अमीरों में गिनी जाने वाली निया के लिए पैसा अब बस एक साधन था, जो चाहिए उसे खरीदने का। इस समय उसे सिर्फ 80 मिलियन गोल्ड कॉइन चाहिए थे अथाह मंथन खरीदने के लिए। उससे ज्यादा का पैसा उसके लिए कोई खास मायने नहीं रखता था। और वैसे भी उसे इस कीमत में कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। करण जी की बनाई हुई महामहिम औषधि, ये तो ऐसा खजाना था जिसे पूरे मंथन ग्रह में चाहकर भी खरीदा नहीं जा सकता। और सिर्फ इसलिए कि वो करण जी की इकलौती शिष्या थी, उसे ये महामहिम औषधियां पानी की तरह पीने को मिलती थीं। बाकियों के लिए ऐसी किस्मत तो शायद अगले जन्म में भी न मिले। नीलामी अब अपने सबसे तीव्र मोड़ पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही पहली बोतल की कीमत 10 मिलियन तक पहुंची, बोली लगाने की रफ्तार साफ तौर पर धीमी पड़ गई। 10 मिलियन गोल्ड कॉइन किसी भी बौने के लिए छोटी रकम नहीं थी। हालांकि नीलामी की कमान खुद सिया माधव जी के हाथ में थी और फनीनाथ जी भी इसमें बोली लगा रहे थे। लेकिन बाकी बौनों को इन औषधियों का असली इस्तेमाल पता नहीं था। अब तक वो बस नाम और भरोसे पर बोली लगा रहे थे।
लेकिन जैसे जैसे कीमत बढ़ती गई, उनका भरोसा डगमगाने लगा। और धीरे धीरे कई बौने इस बोली की जंग से बाहर हो गए। तभी 12 मिलियन फनीनाथ जी की शांत लेकिन भारी आवाज गूंजी। और उसी पल पूरी नीलामी हॉल में सन्नाटा छा गया। कोई और बोली लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पहली बोतल आखिरकार 12 मिलियन गोल्ड कॉइन में बिक गई। ठक। जैसे ही सिया माधव जी का छोटा हथौड़ा मेज पर गिरा, पीछे खड़े दुर्गेश लाला के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि दुनिया में ऐसी औषधि भी हो सकती है जिसकी एक बोतल की कीमत 12 मिलियन गोल्ड कॉइन हो। उसने तो मन ही मन ठान लिया, जिंदगी में इससे महंगी औषधि शायद कभी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन असल खेल तो अभी बाकी था। फनीनाथ जी के पहली बोतल जीतते ही पूरी नीलामी अपने चरम पर पहुंच गई। इसके बाद बाकी की 9 बोतलें भी एक एक करके नीलाम हुईं। और सबसे कम कीमत 9.3 मिलियन गोल्ड कॉइन। ध्यान देने वाली बात ये थी, इन 10 में से एक भी बोतल उस न्यूनतम कीमत पर नहीं बिकी जो निया ने तय की थी। और जब आखिरी बोतल भी बिक गई, तो निया की इन 10 बोतलों ने कुल मिलाकर 111 मिलियन गोल्ड कॉइन कमा लिए। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए जैसे जम गया। ये अंबर महल के इतिहास की सबसे महंगी औषधि बन चुकी थी। ऐसा रिकॉर्ड आज तक कभी नहीं बना था, और शायद आने वाले समय में भी इसे तोड़ पाना आसान नहीं होगा। लेकिन उसी वक्त निया की आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी, जैसे उसे पहले से ही अंदाजा हो कि ये सब बस शुरुआत है, क्योंकि असली तूफान अभी उठना बाकी था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 679। तुम्हें पता है ये पोशन किस हर्बलिस्ट ने बनाए हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। 111 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। ये तो निया के अंदाजे से भी कहीं ज्यादा था। जब दुर्गेश लाला घबराए हुए चेहरे के 700 मिलियन से भी ज्यादा कीमत वाली उन 10 पोषणों को लेकर फनीनाथ जी के पास पहुंचे, तो उनका चेहरा जैसे सुन्न पड़ा था, मानो दिमाग अभी भी समझ ही नहीं पा रहा हो कि अभी अभी हुआ क्या है। अंबर महल में रोज इतने कीमती पोषण देखने वाला इंसान भी इन पोषणों की फाइनल कीमत को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मास्टर फनीनाथ जी, ये आपके पोषण। दुर्गेश लाला के हाथ जैसे भारी हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो पोषण नहीं, सोने का पहाड़ उठा रहे हैं। इस वक्त उनके दिल में अजीब सा तूफान चल रहा था। जैसे ही उन्हें याद आया कि शुरुआत में वो इस बैच को लेने के लिए तैयार ही नहीं थे, उनका दिल किया कि यहीं जमीन पर गिरकर पछतावे में मर जाएं। ये कोई आम पोषण नहीं थे, ये तो इतिहास बनाने वाले पोषण थे। अगर यहाँ फनीनाथ जी और बाकी लोग मौजूद न होते, तो शायद दुर्गेश लाला सच में मुड़कर सीधे निया के सामने घुटनों पर गिर जाते। धन्यवाद। फनीनाथ जी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उन्होंने बहुत सावधानी से एक पोषण उठाया और उसे अपनी जादुई अंगूठी में रख लिया, जैसे कोई खजाना संभाल रहा हो। वहीं दूसरी तरफ गर्वेश का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। वो बार बार खुद से यही पूछ रहा था, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? दुनिया में इतना महंगा पोषण कैसे हो सकता है? सिया माधव जी भी पास आ गई थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे फनीनाथ जी ने सारे पोषण खरीद लिए। अब जाकर उनके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। सिया माधव, इस बार तुम्हारी नज़र कमाल की रही। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं इन खजानों को मिस कर देता। फनीनाथ जी साफ तौर पर अच्छे मूड में थे। एक हर्बलिस्ट के लिए कीमती पोषण से ज्यादा आकर्षक कुछ नहीं होता।
और ये तो जैसे उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज बन चुके थे। सिया माधव जी हल्के से मुस्कुराईं। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आए। फनीनाथ जी ने अचानक पूछा, उनकी आंखों में चमक आ गई। वैसे सिया, तुम्हें पता है ये पोशन किस हर्बलिस्ट ने बनाए हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने गहरी सांस ली, आवाज में हल्का उत्साह था। ये पोशन मेरे अब तक देखे गए हर पोशन से कई गुना बेहतर है। जड़ी बूटी के पूरे इतिहास में भी ऐसा कमाल कभी नहीं देखा गया। तूफानी द्वीप के नंबर 1 हर्बलिस्ट होने के बावजूद आज पहली बार उन्हें लगा कि शायद कहीं कोई उनसे भी ज्यादा ताकतवर हर्बलिस्ट छिपा हुआ है। उनके अंदर सालों से दबा ज्ञान पाने का जुनून अचानक भड़क उठा था। अब वो उस इंसान को ढूंढना चाहते थे, किसी भी हाल में। सिया माधव जी ने हल्की निराशा के साथ सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। दुर्गेश लाला ने कहा था कि सामने वाला अपनी पहचान छुपाना चाहता है। फनीनाथ जी के चेहरे पर हल्की मायूसी आ गई। उन्होंने दुर्गेश लाला की तरफ देखा और धीरे से बोले, दुर्गेश लाला, मैं अंबर महल के नियम जानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरी एक बात उस हर्बलिस्ट तक पहुंचा दो। अगर वो सामने आना चाहे तो मेरे पास आ सकते हैं। मैं उनकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखूंगा। मैं बस उनसे जड़ी बूटी सीखना चाहता हूँ। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। वो दुर्गेश लाला थोड़ा असहज हो गए। फनीनाथ जी का दर्जा और स्वभाव दोनों ही बहुत ऊंचे थे। अगर वो किसी और समय उनसे मदद मांगते तो वो कभी मना नहीं करते, लेकिन इस बार मामला कुछ और ही था। दुर्गेश लाला की नजर अनजाने में धीरे से निया की तरफ चली गई। जिस हर्बलिस्ट को फनीनाथ जी ढूंढ रहे थे वो यहीं उनके ठीक बगल में खड़ी थी और उनकी हर बात पहले ही सुन चुकी थी। अब सवाल ये था, क्या निया अपनी असली पहचान सामने लाएगी या फिर ये राज और भी गहरा होने वाला है? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 680 अथाह मंथन का असली मालिक। दुर्गेश लाला चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। निया पहले ही फनीनाथ का निमंत्रण सुन चुकी थी, लेकिन उसे स्वीकार करने का जरा भी इरादा नहीं था। वो सच में बहुत ही अलग और अपने में रहने वाली थी। तूफानी द्वीप के नंबर 1 हर्बलिस्ट का निमंत्रण, और उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगा, बस इतना ही कह सका। धन्यवाद। फनीनाथ के दिल में फिर भी उम्मीद की एक हल्की सी किरण बाकी थी। तो मैं पहले चलता हूं। अगर कोई खबर मिले दुर्गेश तो तुम मेरे पास आ जाना। इतना कहकर फनीनाथ सबसे पहले चला गया। उसका मकसद पूरा हो चुका था। 10 पोशन अब उसके हाथ में थे। अब वो बेसब्री से लौटकर इन पोशन की जड़ी बूटी और उनकी रेसिपी को समझना चाहता था। सिया माधव ने भी सबको अलविदा कहा और फनीनाथ के पीछे पीछे चली गई। हर्बलिस्टों का पोशन के लिए जुनून सच में आग जैसा होता है। ये हर्बलिस्ट तो पागल होते हैं। गर्वेश आखिरकार फट पड़ा। 111 मिलियन गोल्ड कॉइन्स और ऐसे ही दे दिए। ये तो सोच के भी बाहर था। गर्वेश ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। खैर, प्रमुख गर्वेश, आप देखते रहिए, मैं थोड़ा काम संभालता हूँ। दुर्गेश अच्छी तरह जानता था कि गर्वेश का गुस्सा कब फूट पड़ेगा, इसलिए वो ज्यादा देर वहां नहीं रुकना चाहता था। प्रमुख, क्या हम अभी भी यहीं खड़े रहेंगे? पूरव ने धीरे से पूछा जब उसने सबको जाते हुए देखा। क्या देखना है अब? चलो वापस चलते हैं, गर्वेश ने दांत भींचते हुए कहा। दूसरों से अपनी तुलना करना सच में बहुत चुभता है। जरा हर्बलिस्टों को देखो, सैकड़ों मिलियन गोल्ड कॉइन्स ऐसे निकाल देते हैं जैसे कुछ हो ही नहीं। और खुद को देखो, अथाह मंथन का एक टुकड़ा, 80 मिलियन गोल्ड कॉइन्स, और वो भी उनके लिए आसमान छूने जैसा सपना था। उनकी पूरी जिंदगी में शायद वो इसे खरीद भी नहीं सकते थे। इतना बड़ा फर्क, ये हकीकत का थप्पड़ था। गर्वेश का मन जैसे गहराई में गिर गया। ऐसा नहीं था कि वो पहले अपनी हालत नहीं जानता था।
लेकिन वो जानबूझकर इन बातों को नजरअंदाज करता था, क्योंकि वो जानता था जैसे ही वो इन सच्चाइयों का सामना करेगा, दबाव उसे कुचल देगा। जब बदला नहीं जा सकता तो सोचकर क्या फायदा? अपने आप को संभालने के लिए उसे खुद को सुंद करना पड़ता था। लेकिन आज सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था। उसका दिल चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसे शांत होने में वक्त लगेगा। निया, गर्वेश कुछ कदम चला, फिर देखा निया अभी भी अपनी सीट पर बैठी हुई थी। प्रमुख, आप पहले जाइए, मैं थोड़ा और देखती हूं, निया ने शांत स्वर में कहा। उसे अभी अपना पैसा लेना था और अथाह मंथन भी खरीदना था। वो ऐसे कैसे चली जाती? ठीक है, अपना ध्यान रखना, गर्वेश ने ज्यादा नहीं सोचा। उसे लगा पहली बार अंबर महल आई है तो थोड़ा और देखना चाहती होगी। वो पूरव को लेकर चला गया। निया के 10 पोषण की नीलामी दिन के काफी अंत में हुई थी। उसके बाद ज्यादा आइटम बचे नहीं थे और जल्दी ही आज की नीलामी खत्म हो गई। नीलामी खत्म होते ही निया उठी और बैक स्टेज की तरफ चल दी। कई बौने जिन्होंने पहले अपने आइटम यहां दिए थे अब अपना पैसा लेने आए हुए थे। निया जैसे ही आगे बढ़ी, उसने देखा दुर्गेश एक जवान बौने से बात कर रहा था। भावेश बियास, क्या तुम अभी भी अथाह मंथन की नीलामी जारी रखना चाहते हो? सच कहूं, हमारे ट्रेडिंग हाउस में इतने निर्माता आते ही नहीं हैं। दुर्गेश पूरे दिन से थका हुआ था। पहले एक रहस्यमयी हर्बलिस्ट आई जिसने अपने पोषण आसमान छूती कीमतों पर बेचे, और अब एक और ग्राहक जो अपनी चीज की नीलामी पर अड़ा हुआ था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि करे क्या। भावेश बियास वही बौना था जो उस अथाह मंथन का मालिक था, और वही था जिसने 80 मिलियन गोल्ड कॉइन्स की सबसे कम कीमत तय की थी। और निया, ये सब सुनते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक उभर आई, जैसे वो कोई बड़ा फैसला लेने वाली हो, या शायद कोई खेल अभी शुरू होने वाला हो। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना।